Okay. So today's topic is big omega notation. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेशली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम किस तरह से मेज़र करेंगे और कोई भी एल्गोरिथम की ग्रोथ किस तरह से बढ़ती है और उसको सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है. सो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट बिगो नोटेशंस जो कि अपर बाउंड कहलाता था. और बिगो नोटेशन से हमें ये पता चलता था कि कोई भी एल्गोरिथम मैक्सिमम कितना टाइम कंज्यूम कर सकती है. यहाँ पे जो टाइम की बात है ये है सीपीयू की क्लॉक पल्स. सो मैक्सिमम कितने क्लॉक पल्स सीपीयू की कोई भी एल्गोरिथम अपने एग्जीक्यूशन में ले सकती है, दैट वी वांट टू कैलकुलेट. सो बिगो नोटेशंस ने ऐसे एक्सप्रेशन दिए थे जिसके थ्रू हम ये कैलकुलेट कर सकते थे कि किस तरह से सीपीयू की क्लॉक पल्स को यूज़ करके किसी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेज़र किया जा सकता है. सेकंड है बिग ओमेगा नोटेशंस. सबसे पहले हम इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं. बिग ओमेगा नोटेशन. फंक्शन एफ ऑफ एन इस तरह से होना चाहिए. देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट सी एंड नंबर such that zero less than equal to c dot g of n less than equal to function f of n. For all n is greater than equal to 0 or n o means number. Omega notation gives an lower bound for a function to within a constant factor we write f of n equal to
ओमेगा ऑफ G of n if there are positive constants number and c such that to the right of number the value of f of n always lies on or above c dot g of n. सो यहाँ पे बिग और नोटेशंस ये बताता है कि फंक्शन एफ ऑफ एन की वैल्यू इस तरह से एग्जिस्ट करनी चाहिए किसी भी कांस्टेंट सी और नंबर के बीच में, ताकि उसकी वैल्यू ज़ीरो और उस पर्टिकुलर फंक्शन के बीच में रहे, मतलब 0 और 1 के बीच में ये लाइज करनी चाहिए। बिग ओ नोटेशन में फंक्शन एफ ऑफ एन की जो वैल्यू थी वो हमेशा लेस देन हुआ करती थी सी डॉट जी ऑफ एन से। अगर आप उसको कंसीडर करें बिग ओ नोटेशन में, तो फंक्शन एफ ऑफ एन की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू हुआ करती थी सी डॉट जी ऑफ एन के, जहां पर फंक्शन एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन दोनों ही एक एल्गोरिथम के टाइम फंक्शन होते थे। एक नॉर्मल फंक्शन होता था और एक ग्रोथ वाला फंक्शन होता था। तो इसका यदि आप उल्टा कर दें कि सी डॉट जी ऑफ एन की वैल्यू हमेशा लेस देन रहे फंक्शन एफ ऑफ एन से, या एफ ऑफ एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए सी डॉट जी ऑफ एन के, तो ऐसा एक्सप्रेशन अगर कोई एल्गोरिथम के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आता है तो हम उसको बिग ओमेगा नोटेशन बोलते हैं। सो कोई भी एल्गोरिथम बिग ओमेगा नोटेशन में बिलोंग करेगी अगर उसका टाइम फंक्शन एफ ऑफ एन ग्रेटर देन हो सी डॉट जी ऑफ एन के। सो ये तो हुआ इसके सिलेक्शन की बात कि किस तरह से एक्सप्रेशन लिखा जाता है बिग ओ नोटेशंस का। सो आपको याद रखना है कि बिग ओमेगा बिग ओ जस्ट अपोजिट है। सो आप एक एक्सप्रेशन याद रखें तो दूसरा एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली याद होगा। अब इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं।
इसमें भी हम x जो डायरेक्शन है, x एक्सिस में हम इनपुट लेते हैं, तो ये इनपुट की साइज है जिसको हम डिनोट करेंगे n से। इसमें भी एक ग्राफ इस तरह से बिलोंग करेगा। जो फंक्शन f ऑफ n को शो करेगा। और फंक्शन f ऑफ n की वैल्यू को c डॉट g ऑफ n फंक्शन से बड़ी रखनी है, तो आपको एक ग्राफ और बनाना होगा। ये ग्राफ आप किसी भी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, बट जो मेन कॉन्सेप्ट है बिग ओमेगा नोटेशंस का, वो आपको माइंड में रखना है कि c डॉट g ऑफ n मतलब ग्रोथ वाला जो भी फंक्शन होगा, जो ग्राफ होगा, उसको आपको छोटा रखना है। यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स लेके यहाँ पे लिख देते हैं c डॉट g ऑफ n। तरह से फंक्शन f ऑफ n की वैल्यू इस ग्राफ से रिप्रेजेंट हो रही है। सो वी कैन राइट हियर फंक्शन f ऑफ n। अब हमें वो पॉइंट कंसीडर करना है जहां पर फंक्शन f ऑफ n की वैल्यू ग्रेजुअली ग्रोथ करती है c डॉट g ऑफ n के कंपैरिजन में। सो वो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, जो कि k की वैल्यू डिनोट करता है, जिसको हमने लास्ट सेशन में k की वैल्यू कहा था। वैल्यू ऑफ k डिसाइड करती है कि किस पॉइंट के बाद या किस नंबर के बाद फंक्शन f ऑफ n कंटिन्यूसली ग्रोथ करता है और उसकी वैल्यू बड़ी होती है। मतलब एल्गोरिथम किस नंबर के बाद या कितने इनपुट साइज के बाद ग्रोथ करनी स्टार्ट हो जाती है और फिर वो ग्रेजुअली बढ़ती ही जाती है। सो आई होप आपको ग्राफ क्लियर हुआ होगा। फिर से मैं एक बार ग्राफ को रिपीट कर दूं, क्योंकि ग्राफ से हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। एक्स एक्सिस पर हम किसी भी एल्गोरिथम के इनपुट साइज को लेते हैं, एन की वैल्यू हम जीरो से कंसीडर करना शुरू करते हैं और जीरो से लेकर हम उसको इंक्रीमेंट करते जाते हैं 1 2 3 4 अप टू एन तक। एल्गोरिथम में मिनिमम एक इनपुट होना जरूरी होता है और हम इस इनपुट को एन से कंसीडर करते हैं। फंक्शन एफ ऑफ एन यहाँ पर एक टाइम फंक्शन है। टाइम फंक्शन ऑफ गिवन एल्गोरिथम, जिस एल्गोरिथम का हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करना चाहते हैं और एक्सप्रेशन हम बिग ओमेगा नोटेशन से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम का टाइम फंक्शन है एफ ऑफ एन। सिमिलरली सी ऑफ एन, वेयर सी इज कांस्टेंट एंड सी ऑफ एन इज
ग्रोथ फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर एल्गोरिथम। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन, अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करना शुरू करते हैं कि ऐसी कौन सी इनपुट की साइज होनी चाहिए, सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए और एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जिससे कि जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये वो एक्सप्रेशन है कि एफ फंक्शन एफ ऑफ एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए सी डॉट जी ऑफ एन से। फॉर एनी एल्गोरिथम if it belongs to if it belongs to big omega notation, it should have function f of n greater than equal to c dot g of n। Big omega notation is also said to be lower bound। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, और इस बात को समझते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर हमें किसी एल्गोरिथम के टाइम फंक्शन गिवन है, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एन हमें गिवन हो, सेम एग्जांपल लेते हैं 2n+5, और अगर हमें जी ऑफ एन जो उसका ग्रोथ का फंक्शन है, जी ऑफ एन की वैल्यू अगर गिवन है, दैट इज टू बी सपोज एन, दैट इज एग्जांपल so according to expression function f of n greater than equal to c dot g of n, अब क्योंकि बिग ओमेगा नोटेशन एक लोअर बाउंड है, इस वर्ड को आपको अच्छे से समझना है कि जो भी टाइम फंक्शन गिवन होते हैं उसमें हम लोअर बाउंड कैसे पता करेंगे। सो लोअर बाउंड को फाइंड आउट करने के लिए लेट्स फाइंड आउट लोअर बाउंड फर्स्ट फ्रॉम गिवन टाइम फंक्शन। जो भी हमें टाइम फंक्शन गिवन होता है उससे हमें सबसे पहले लोअर बाउंड पता करना होता है। जैसे ही हमें लोअर बाउंड पता हो जाए हम उसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। सो अगेन आपको टाइम फंक्शन देखना है, फंक्शन एफ ऑफ एन इक्वल टू 2n+5 है, एन की जो वैल्यू है, एन वेरिएबल का जो कांस्टेंट है, जो वैल्यू है 2, ये बनेगा हमारा लोअर बाउंड। हमेशा आपको एफ ऑफ एन की वैल्यू कंसीडर करनी है। एफ ऑफ एन में एन जो इनपुट साइज है उसका जो कांस्टेंट होगा, यदि आप उसको +1 करते हैं तो वो अपर बाउंड बनता है जो बिग ओ नोटेशन में यूज़ किया था, और अगर आप इनपुट साइज एन का एज इट इज़ कांस्टेंट लेते हो तो वो बन जाएगा उसका लोअर बाउंड।
लोअर बाउंड की जो वैल्यू होगी वो बनेगी c. सो लेट्स कंसीडर हियर लोअर बाउंड c इक्वल टू 2 फ्रॉम गिवन टाइम फंक्शन f ऑफ n. कहाँ से लिया है? दैट इज टू बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. हम कहाँ से ले रहे हैं? f ऑफ n से ले रहे हैं. f ऑफ n क्या है? एल्गोरिथम का टाइम फंक्शन है. n की ही वैल्यू क्यों ली है? क्योंकि जो भी नंबर होते हैं वो कांस्टेंट माने जाते हैं, उसकी वैल्यू हमेशा जीरो रहती है, या हम उसको वन मान सकते हैं मैक्सिमम. इसकी मैं बात आगे करूंगा. फिलहाल जो जिसके कारण एल्गोरिथम की ग्रोथ होती है, जो इनपुट साइज होता है उस पर हम कंसीडर करते हैं. बाकी सभी को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं. आगे चल के उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ वन में कन्वर्ट हो जाती है, चाहे यहाँ पर कितना ही बड़ा नंबर हो. वो मैं आगे बात करूंगा इस पर. फिलहाल किससे एल्गोरिथम का टाइम फंक्शन एफ ऑफ एन इक्वल टू 2n+5 गिवन है. आपको लोअर बाउंड की वैल्यू निकालनी है. सो लोअर बाउंड की वैल्यू टाइम फंक्शन में जो n की वैल्यू होगी वही लोअर बाउंड की वैल्यू होगी. सो c इक्वल टू 2 यहाँ पर लोअर बाउंड की वैल्यू बनी. अब हम वैल्यू को पुट करना शुरू करते हैं अगेन. कृतिका माइक ऑफ करो. विपुल. सो एफ ऑफ एन की वैल्यू हमें गिवन थी 2n+5. बस अब हमें वैल्यू रखनी है ग्रेटर देन इक्वल टू. c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2 और g ऑफ n की वैल्यू थी n. अब हमें इसे फुलफिल करना है. वी टेक फर्स्ट n इक्वल टू 1. सो n इक्वल टू 1 के लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगी? तो 2 ब्रैकेट्स में n की वैल्यू 1 पुट करो, प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 1. सो 2 इंटू 1 2 प्लस 5 7. 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 2. नाउ n की वैल्यू 1 के लिए एक्सप्रेशन ट्रू हो गया. सो आपको एल्गोरिथम का एक्सप्रेशन यहीं पे रोक देना है. सो दिस एल्गोरिथम belongs to omega notations for, let's write it. So this time function f of n greater than equal to c dot g of n belongs in omega notation for all. अब किस वैल्यू के लिए इसकी कंडीशन ट्रू हुई है? सो n की जो वैल्यू आपने ली थी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड जो कांस्टेंट या अपर बाउंड की वैल्यू थी c इक्वल टू 2. तो ये है उस इनपुट की रेंज और कांस्टेंट की वैल्यू जिसके कारण ये एल्गोरिथम का जो टाइम फंक्शन है या ये एल्गोरिथम बिग ओमेगा नोटेशंस को एक्सप्रेस करती है. Therefore, we can write function f of n equal to
ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। इस एक्सप्रेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं, और एक्चुअल में ये जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से है, एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन। सो ये था हमारा एल्गोरिथम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करना। नोटेशन था बिग ओमेगा नोटेशंस। आई होप यू क्लियर। अब हम देखते हैं थर्ड। थीटा नोटेशंस। थीटा नोटेशन में सबसे पहले हम ग्राफ पे बात करेंगे। थीटा नोटेशन, यहाँ पर भी एक्स एक्स जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी वहाँ पर हम इनपुट साइज एन लेने वाले हैं। वाई एक्सिस बताएगा किस तरह से ग्रोथ होगी, फंक्शन ग्रोथ होगी एल्गोरिथम का टाइम फंक्शन। यहाँ पर भी हमें के की वैल्यू लेनी है। फंक्शन इस तरह से होगा कि फंक्शन एफ ऑफ एन की वैल्यू किन्हीं दो कांस्टेंट पर डिपेंड करेगी। सो अब हम वो दो कांस्टेंट ले लेते हैं। इस कंटेंट को हमें डिलीट करना होगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी। फंक्शन एफ ऑफ एन से छोटा एक फंक्शन होगा और वो होगा सी, एक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होगी C1 डॉट जी ऑफ एन। और इसी तरह से एक ग्राफ और होगा।
इसको आपको इस तरह से ग्रोथ करना है कि ये फंक्शन एफ ऑफ एन से ऊपर जाए। सो फंक्शन एफ ऑफ एन की वैल्यू किसी दो कांस्टेंट के बीच में ग्रोथ करेगी। तो यहाँ पर हमें फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा जिसमें हम मेंशन करेंगे कि C2 जो दूसरा कांस्टेंट है वेयर C2 इज कांस्टेंट। सर हाँ सर तीनों का इंटरसेक्शन के पॉइंट पे हो रहा है क्या? हाँ, तीनों का इंटरसेक्शन के पॉइंट टू होगा, बट यहाँ पे चेंज करना होगा, राइट। ग्राफ गलत बन गया है। ओके, सो इस तरह से ग्राफ आप डिज़ाइन कर सकते हो कि तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट किसी एक पॉइंट पर हो। तीनों ग्राफ की जो लाइंस है वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे और वो होगी के की वैल्यू। और फिर जो लोअर बाउंड है, वन बाय वन आप उसको नॉमिनक्लेट करना स्टार्ट करो। जो छोटी वैल्यू है वो फर्स्ट कांस्टेंट C1 के साथ जी ऑफ एन के साथ होगी। जो बीच वाली वैल्यूज होगी वो टाइम फंक्शन एफ ऑफ एन का होगा। और जो तीसरा होगा वो C2 जो दूसरा कांस्टेंट है C2 डॉट जी ऑफ एन के साथ होगा। अब हमें इसका एक्सप्रेशन लिखना है।
So theta notation equal to function f of n इस तरह से हो such that there exists positive constant C1 and C2 positive constant C1 C2 and number such that zero less than equal to C1 dot G of n less than equal to function f of n less than equal to C2 dot G of n for all n greater than equal to number. सो थीटा नोटेशन के एक्सप्रेशन आपको याद रखनी है कि फंक्शन एफ ऑफ एन की वैल्यू C1 डॉट जी ऑफ एन और C2 डॉट जी ऑफ एन के बीच में वेरी करनी चाहिए. सो फंक्शन एफ ऑफ एन इस तरह से एग्जिस्ट करेगा जहां पर कांस्टेंट C1 C2 और नंबर इस तरह से एग्जिस्ट करते हो कि फंक्शन एफ ऑफ एन की वैल्यू C1 डॉट जी ऑफ एन और C2 डॉट जी ऑफ एन के बीच में लाइज करें और इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए. और ऐसा होने के लिए n की वैल्यू जो इनपुट साइज है n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट होनी चाहिए. तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि फंक्शन जो एल्गोरिथम है उसका जो एक्सप्रेशन है वो थीटा नोटेशंस में बिलोंग करती है. So theta notation gives tight bound for functions within a constant factor we write function f of n इक्वल टू यहाँ पर थीटा का सिंबल आप लोग बना लेना. फंक्शन एफ ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन. ये थीटा नोटेशंस को लिखने का तरीका होता है. फंक्शन एफ ऑफ एन इक्वल टू थीटा का सिंबल थीटा ब्रैकेट्स में जी ऑफ एन. देयर आर पॉजिटिव constants number C1 and C2
such that to the right of number the value of function f of fan always lies between c1 dot g of fan and c2 dot g of n. इंक्लूसिव दोनों के बीच में फंक्शन एफ ऑफ एन की वैल्यू लाइज होनी चाहिए। अब इसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा जिससे हम समझ पाए कि कोई भी एल्गोरिथम के अगर टाइम फंक्शन गिवन है तो वो किस तरह से बिग थीटा नोटेशंस में बिलोंग्स कर सकती है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। Suppose function f of n, again we have n plus 5 and function g of n equal to n. According to statement of theta notation, हमारे पास क्या स्टेटमेंट है कि c1 डॉट g of n less than equal to function f of n less than equal to constant c2 dot g of n। इसमें हमें वैल्यू रखनी है where c1 is लोअर बाउंड, c1 की जो वैल्यू है वो लोअर बाउंड के जैसे कंसीडर करनी है एंड c2 इज अपर बाउंड। सो सबसे पहले तो हमें c1 c2 की वैल्यू निकालनी होगी कि लोअर बाउंड की वैल्यू क्या रहेगी। सो c1 इक्वल टू, यहाँ पे c1 लोअर बाउंड है, लेट्स मार्क इट, और c2 अपर बाउंड है। फंक्शन हमें एफ ऑफ एन कंसीडर करना है, लोअर बाउंड की वैल्यू एन कांस्टेंट की वैल्यू कंसीडर होती है। सो वी हैव c1 सभी c1 को आपको स्मॉल ही लेके चलना है, ये ध्यान रखना है। c1 इक्वल टू हमारे पास है 2 एंड c2 जो टाइम फंक्शन गिवन है उस टाइम फंक्शन में n की जो वैल्यू है उससे यदि आप +1 कर देते हो तो वो उसका अपर बाउंड बनता है, जैसे मैंने बिगो नोटेशन में बताया था। सो टाइम फंक्शन को ही आपको देखना है। टाइम फंक्शन में जो n कांस्टेंट की वैल्यू होगी एज इट इज़ अगर आप लेते हो तो वो लोअर बाउंड बनेगी, और यदि आप उसकी वैल्यू को +1 से इंक्रीमेंट करते हो तो क्लोजेस्ट अपर बाउंड बन जाएगी। सो क्लोजेस्ट अपर बाउंड हम लोग लेते हैं c2 इक्वल टू 3। अब हम वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। फंक्शन c1 डॉट जी ऑफ एन की वैल्यू
लेट्स राइट इट अगेन द स्टेटमेंट। C1 की वैल्यू हमारे पास थी 2 और g ऑफ n की वैल्यू थी हमारे पास n लेस देन इक्वल टू फंक्शन f ऑफ n की वैल्यू हमें गिवन है 2n प्लस 5 लेस देन इक्वल टू C2 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 3 और g ऑफ n की वैल्यू है n। नाउ स्टार्ट पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो n इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं और n इक्वल टू 1, आप ये वैल्यू कंटिन्यूसली रखते जाएंगे। मैं आपको इसका रिजल्ट बताता हूँ क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। n इक्वल टू 1 पर कंडीशन फॉल्स होगी, n इक्वल टू 2 पर कंडीशन फॉल्स होगी, n इक्वल टू 3 पर भी कंडीशन फॉल्स होगी, n इक्वल टू 4 पर अगेन कंडीशन बिकम फॉल्स, n इक्वल टू 5 पर कंडीशन होगी ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू हो वो होगी n की वैल्यू और उसी को ही माना जाएगा k की वैल्यू। सो फंक्शन f ऑफ n इज सेड टू बी, यहाँ पर थीटा का सिंबल आएगा, थीटा ऑफ g ऑफ n फॉर गिवन कांस्टेंट वैल्यूज। t1 की वैल्यू थी 2, t2 की वैल्यू थी 3 एंड k इक्वल टू 5। यहाँ पे इनपुट साइज को हम k से कंसीडर करते हैं क्योंकि तीनों ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट k था। तो इन पर्टिकुलर वैल्यूज के बेस पर हम कह सकते हैं कि ये जो एल्गोरिथम है इसके जो टाइम फंक्शन है ये टाइम फंक्शन थीटा नोटेशंस को बिलोंग्स करते हैं। तो जो हमारी टास्क थी कि हमें C1 जो भी कांस्टेंट गिवन हो, वेदर इट इज C1 C2 और एक्सेट्रा, जो भी कांस्टेंट गिवन होते हैं हमें उस कांस्टेंट की वैल्यू और इनपुट साइज की वैल्यू हमें पता करनी होती है और ये पता करना होता है कि किस वैल्यू पर ये जो टाइम फंक्शन गिवन है ये टाइम फंक्शन उस एल्गोरिथम को लोअर बाउंड में एग्जिस्ट करवाते हैं या अपर बाउंड में कराते हैं या टाइट बाउंड में कराते हैं। एक होता है वर्स्ट केस एनालिसिस, एक होता है बेस्ट केस एनालिसिस, एक होता है एवरेज केस एनालिसिस। तो जो थीटा नोटेशन है ये बेस्ट केस एनालिसिस में माना जाता है। जो ओमेगा नोटेशन था, जो बिग ओ नोटेशन हमने एक्सप्लेन किया था जो कि सबसे मैक्सिमम टाइम लेता है, वो हमारा होता है वर्स्ट केस एनालिसिस। और जो बीच वाला जो था वो था थीटा नोटेशन, सॉरी ओमेगा नोटेशन। सो आप एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, अदरवाइज टोटली क्लियर हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। जो भी आपने समझा है न्यूमेरिकल के साथ एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक किसी को कोई डाउट? सर इसका एक बार कंक्लूजन स्टेटमेंट वापस से एक्सप्लेन करिए ना सर, थीटा नोटेशन का। ओके सो थीटा नोटेशंस में सबसे पहले हमें ये रखना होता है, ग्राफ बनाना होता है। ग्राफ में हम एक इनपुट साइज n लेते हैं क्योंकि किसी भी एल्गोरिथम में कुछ ना कुछ इनपुट साइज होती है। फिर हम फंक्शन f ऑफ n की वैल्यू को इस तरह से बनाते हैं कि वो किसी दो कांस्टेंट की वैल्यू के बीच में लाइज करे। तो फंक्शन f ऑफ n की वैल्यू हम c1 डॉट जी ऑफ n और c2 डॉट जी ऑफ n के बीच में बिलोंग्स करवाते हैं क्योंकि इसके एक्सप्रेशन या इसका जो स्टेटमेंट है वो हमें यही बताता है कि फंक्शन f ऑफ n की वैल्यू इस तरह से एग्जिस्ट होनी चाहिए कि वो c1 डॉट जी ऑफ n और c2 डॉट जी ऑफ n के बीच में बिलोंग्स करे। अगर कोई एल्गोरिथम इस तरह के एक्सप्रेशन को शो करती है तो उस एल्गोरिथम को हम ये कह सकते हैं कि उसका टाइम फंक्शन थीटा नोटेशन में बिलोंग्स करता है और वही हमने ये थ्योरी लिखी थी, ये हुआ एक्सप्रेशन। फिर अब इस बात को प्रूफ करने के लिए हम किसी भी
एल्गोरिथम के जो टाइम फंक्शन गिवन थे हम उसको ले लेते हैं। सपोज किसी एल्गोरिथम का टाइम फंक्शन एफ ऑफ एन 2n+5 गिवन है और जी ऑफ एन की वैल्यू n गिवन है। हमें ये पता करना है कि n की किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है ये थीटा नोटेशन में बिलोंग्स करेंगे। तो हमें पता है थीटा नोटेशन का एक्सप्रेशन ये होता है। हमने पहले इसमें c1 और c2 की वैल्यू निकाली। थीटा नोटेशन में हमेशा फंक्शन एफ ऑफ एन की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाइज करनी चाहिए। तो c1 यहाँ पे इसका लोअर बाउंड बनता है और c2 इसका अपर बाउंड बनता है। हमें ये पता है कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड किस तरह से हम फंक्शन एफ ऑफ एन से निकालते हैं। जो फंक्शन एफ ऑफ एन जो टाइम फंक्शन गिवन है उसके एन की वैल्यू अगर आप डायरेक्टली ले लेते हो बिना इंक्रीमेंट किए तो वो उसका लोअर बाउंड बनता है, और अगर आप उसके एन की वैल्यू को +1 से इंक्रीमेंट करते हो तो वो उसका अपर बाउंड बन जाता है। c1 इक्वल टू 2 एंड c2 इक्वल टू 3, इस तरह से हमने टाइम फंक्शन एफ ऑफ एन से लिया। फिर हमने वैल्यू पुट कर दी। एन की वैल्यू को अलग अलग तरीके से रखकर हमने चेक किया कि n1 की वैल्यू एन की किस वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई होता है। सो हमें इनपुट साइज पता चल गया कि n इक्वल टू अगर हम 5 रखते हैं, मतलब इनपुट साइज अगर एल्गोरिथम में 5 है तो फंक्शन एफ ऑफ एन की वैल्यू थीटा नोटेशन में बिलोंग्स करती है। तो c1 c2 और k की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल जाती है। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू रेंज के लिए ही ये जो टाइम फंक्शन थे, ये टाइम फंक्शन उस एल्गोरिथम में ये बताते हैं कि वो थीटा नोटेशन में बिलोंग्स करती है। अगर ये इनपुट की रेंज कुछ भी ऊपर नीचे होती है तो फिर वो थीटा नोटेशन में बिलोंग्स करेंगे या नहीं करेंगे इस बात की श्योरिटी नहीं रहती। क्लियर? यस सर। ओके, सो एक बार आप जरूर रिवाइज करें, एक बार फिर से अपने कुछ एग्जाम्पल लो। आप थोड़ा गूगल सर्च भी करो और आपको 2-3 एग्जाम्पल इसके बेस पे आपको सर्च करने पड़ेंगे, तभी आपको क्लियर